This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवा। अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना न भूलें। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आज और क्या क्या है खास। बड़े बिल्डर नहीं निभा पा रहे अपने वादे, समय पर मकान न बना पाने से बिगड़ रही है साख। खरीदारों को समय पर घर बनाकर देने का यही है सुनहरा मौका। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और देरी के इस दौर में किन प्रोजेक्ट्स में घर बुक करवाने वालों को मिली खुशियों की चाबियां। आपका घर आपको वादे के मुताबिक तय समय सीमा में मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या कंपनी का नाम खरीदार को यह भरोसा दिला सकता है? ऐसे वक्त में जब बड़े से बड़े बिल्डर अपने वादे पूरे नहीं कर रहे, तो क्या यही मौका है छोटे और मंझले बिल्डरों के लिए बाजार में अपनी पैठ बनाने का? विजयंत कुमार का बजट कम था और जरूरत पड़ी। उन्हें चाहिए था एक ऐसा घर जो वक्त पर बनकर तैयार हो जाए, बजट में समाये और मेरठ के करीब हो, ताकि उन्हें अपने माता पिता से मिलने जुलने में आसानी रहे। उन्होंने इसके लिए राजनगर एक्सटेंशन के बाजार की काफी रिसर्च भी की, बहुत से प्रोजेक्ट्स और बिल्डर्स का जायजा लिया और आखिर में दांव लगाया एसेंट बिल्टेक के सैवी विले डी में। हालांकि ये बिल्डर अखबारों में हमेशा छाए रहने वाले बड़े बड़े नामों के मुकाबले छोटा था, लेकिन उन्होंने उस पर भरोसा करने का फैसला किया और आज वो अपने इस फैसले से खुश हैं। मेरे फ्रेंड ने मुझसे 6 महीने पहले बुक कराया था नोएडा एक्सटेंशन में, और मुझे नहीं लगता अभी 1 साल फ्लैट और 1 साल और भी वहाँ पोजीशन की उम्मीद है, मुझे नहीं लगता है वहाँ। मुझसे ज़्यादा बजट का फ्लैट था उनका, और अभी तक उनको नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है। बाजार का हाल ऐसा है कि बड़ी से बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां भी इस वक्त खरीदारों से किए अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही। बड़े बड़े नामों पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। यूनिटेक के देश भर में फैले 43 प्रोजेक्ट्स में 7 से 92 महीनों की देरी चल रही है। ओमैक्स के देश के अलग अलग शहरों में 19 प्रोजेक्ट्स में औसतन 2 से 85 महीने की देरी चल रही है। जेपी जैसे बड़े ग्रुप के 42 प्रोजेक्ट्स में 3 से 65 महीने की देरी है। आम्रपाली ग्रुप ने भी अपने खरीदारों को मायूस किया है और उनके 25 प्रोजेक्ट्स में अपने घर के पोजेशन के लिए औसतन 4 महीने से लेकर 62 महीने तक इंतजार कर रहे हैं। ईमार एमजीएफ जैसी कंपनी, जो दुबई की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में बनी है, भारतीय बाजार में लोगों का भरोसा खोती जा रही है। इसके खरीदार भी औसतन 2 से लेकर 50 महीने तक का इंतजार झेल रहे हैं। वहीं पार्श्वनाथ के 12 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन देरी 21 से लेकर 76 महीने की है। ऐसे में बड़े बड़े नामों पर भरोसा कर अपना पैसा लगाने वाले आज उन्हें और अपनी किस्मत को ही कोसते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई फ्लैट लेने जाते हो, आप सबसे पहले सोचते हो कि किसी ऐसे रेनाउंड उससे बिल्डर से मकान लिया जाए जिसके पास पैसा हो, जिसकी रेपुटेशन हो और वो जो सबसे अच्छा आप मटेरियल यूज़ करें। मैंने जेपी में इन्वेस्ट किया था कंसिडरिंग देयर ब्रांड नेम। मुझे लगा था कि छोटे बिल्डर्स के पास जाऊंगा तो आई मे कॉट, बट आई टुक अ बेस्ट इन क्लास। मैंने बहुत ही अच्छे बिल्डर के साथ सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी में जो कि उस समय सबसे हाईएस्ट रेट पे चल रही थी, उस पर इन्वेस्ट किया था। एंड आज की डेट में मुझे लग रहा है कि मेरे सारे के सारे सपने धरे के धरे रह गए।
ऐसे माहौल में जहां बड़ी कंपनियां अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही, तो छोटे और मंझले बिल्डरों ने अपनी पैठ बढ़ानी शुरू कर दी है। इनमें से कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सालों कॉन्ट्रैक्ट पर कंस्ट्रक्शन का काम करने के बाद अपने खुद के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये काम उतना ही लेते हैं या वादा उतना ही करते हैं जितना वो पूरा कर सकें। नए शौक एक्साइटमेंट के साथ उन लोगों को अच्छी डिलीवरी देने का एक जज्बा होता है, एक कमिटमेंट होता है, तो उससे वो क्वालिटी मेंटेन कर लेते हैं, मॉनिटरिंग कर लेते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन अच्छा कर लेते हैं, और क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट होता है तो पदेशन भी जल्दी हो जाता है। व्हाट वी हैव इज, हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और समय पर घर तैयार करने के लिए ये बहुत अहम है कि कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग दोनों का बैकग्राउंड हो। हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी दूसरों के लिए भी काम कर रही है और बेशक हम खुद भी घर बना सकते हैं, जो हमारी खूबी है। we can work for ourselves. That is one big USP with us. छोटे और मंझले डेवलपर के वादों पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदने का सही तरीका तो यही है कि जिसे भी चुने उसके बारे में अच्छी तरह से जांच कर लें। बिल्डर की माली हालत के बारे में पता करें। जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं उसको मिली सारी अनुमतियों को स्थानीय इकाइयों से दोबारा चेक करें। उसके बनाए पिछले प्रोजेक्ट्स की जांच करें, उनकी क्वालिटी, उनको बनाने में लगा वक्त और वहां रह रहे लोगों का अनुभव सुने। इन सभी बातों की जांच करने के बाद ही आप अपना पैसा किसी के हवाले करें। थोड़ी सी सतर्कता और रिसर्च आपको सालों की परेशानी से बचा सकती है। नई दिल्ली से अंजलि इस्टवाल, एनडीटीवी के लिए। नाम बड़े दर्शन छोटे, कुछ ऐसा ही होता जा रहा है बड़े बड़े बिल्डरों का, और अब लोगों का भरोसा उन पर से थोड़ा उठता चला जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पवन जसूजा, जो कि डायरेक्टर हैं फिनलेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के, और सुशांत मुट्रेजा, सीएमडी कॉस्मिक ग्रुप। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन, आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई में लोग अब थोड़ा सा ब्रांड नेम के पीछे, जो पहले एक चस्का होता था कि मैं अपना, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं सबसे अच्छे बिल्डर जिसको मैं मानती हूँ उस पर लगाऊं, वो चस्का अब कम होता जा रहा है खरीदार में? हाँ अंजलि, डेफिनेटली वो कम होता जा रहा है, क्योंकि आज से 5-7 साल पहले यूनिटेक या जेपी या जिनकी भी हम बात करें बड़े नाम की, लोगों को एक ट्रस्ट फैक्टर था कि वो डिलीवरी अच्छी होगी, टाइम पे हो जाएगी। बट क्योंकि डिलीवरी 3-3, 4-4 साल डिले है, और वहीं पे अगर हम मीडियम स्केल या मीडियम से अपर स्केल बिल्डर्स की बात करें तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स टाइम पे दिए हैं, चाहे वो गौरसंस हो, महागुन हो, अजनारा हो। तो आज धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अभी बायर्स का कॉन्फिडेंस लोकल बिल्डर्स जिनका स्केल अच्छा है उन पे बढ़ता जा रहा है। सेकंड चेंज जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आज भी अभी भी कुछ परसेंटेज ऑफ बायर हैं जो स्पेशली एनआरआई या प्रीमियम सेगमेंट, जो अभी भी बड़े नाम पे ही पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अगर मीडियम या अफोर्डेबल हाउसिंग में बात करें तो टोटली चेंज है। आज 80 to 90% कंट्रोल उस लोकल एरिया के बिल्डर्स का ज़्यादा है। तो जो एंड यूज़र है वो जाहिर तौर पर अब अपने लोकल एरिया के जो बिल्डर उसके आसपास डिलीवरी दे रहा है उसके पास जाना चाहता है। सुशांत, आप क्या मानते हैं, क्या ये मौका अच्छा है बिल्डरों के लिए कि इस वक्त अगर हम डिलीवरी देंगे तो भरोसा लोगों का आएगा हमारी तरफ? देखिए, हर बिल्डर जो है, चाहे हम किसी का भी नाम लें, वो छोटे से शुरू हुआ और छोटे होकर के बड़ा बना। बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ अगर आप मान लीजिए आप एक ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको गोल्फ कोर्स चाहिए, जिसमें आपको बड़ी टाउनशिप चाहिए, बहुत खूबसूरत अम्यूनिटीज़ चाहिए, तो आपके बड़े डेवलपर के पास जाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास जैसे बिल्कुल ठीक कहा, अगर आप इकोनॉमिकल हाउसिंग देख रहे हैं तो आपके पास वैरायटी ऑफ डेवलपर्स हैं जिनके पास आप जा सकते हैं। पर अगर आप बिल्कुल बहुत अगर आप लग्जरी हाउसिंग की तरफ देख रहे हैं, अगर आप आजकल की रिजॉर्ट स्टाइल डेवलपमेंट, गोल्फ सेंट्रिक डेवलपमेंट, स्टेडियम्स चाहिए मुझे अपने प्रोजेक्ट में, शॉपिंग मॉल्स चाहिए मुझे ये, तो अगर आप वो सब चीज़ें ढूंढते हुए जा रहे हैं तो आपको बड़े डेवलपर के पास ही जाना पड़ेगा। ये बात ज़रूर मैं मानता हूँ कि आज जितने बड़े डेवलपर्स हैं, आज वो किसी ना किसी आज स्ट्रक्चर्स में, आर्थिक मंदी में, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डाइवर्सिफिकेशंस हैं, यूनिटेक का के डिफरेंट प्रॉब्लम्स, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स में कुछ लोग घर घिर के वो आज उनकी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा ले होती हैं। स्केल ऑफ डिलीवरी भी बहुत बढ़ चुका और बड़ी परेशानी का समय है फॉर द इन्वेस्टर्स हु हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड।
करोड़, बिकॉज इनके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कोई छोटी मोटी है नहीं, वो बहुत, वो आप अपने पूरे जीवन का सारा पैसा आप उस एक फ्लैट को खरीदने में, उस एक प्रॉपर्टी को खरीदने में लगा देते हैं, चाहे आपका कोई भी लेवल हो। तो क्या करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है कस्टमर के लिए कि वो कहाँ जाए, कहाँ इन्वेस्ट करे, कहाँ क्या करे। बट डेफिनेटली जो लोकल डेवलपर है, जिसकी लोकल एक्सपर्टीज़ है, जो थोड़ा काम लेता है, वो बेहतर काम कर रहा है, बेहतर डिलीवरी दे रहा है, ये बात मैं मानता हूँ। पवन, ऐसे में क्या एक एंड यूज़र और एक इन्वेस्टर चाहे बहुत बड़ा नहीं, मैं छोटे इन्वेस्टर की भी बात कर रही हूँ, क्या उनका बिहेवियर, उनका रवैया अलग अलग होता है जब वो आते हैं आपके पास? डेफिनेटली दोनों में बड़ा चेंज होता है। जो भी एंड यूज़र है, जो अपने लिए घर देख रहा है, वो हमेशा बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड में जाएगा, लास्ट डिलीवरी कितनी डिले हुई है, क्या हुआ है। जहाँ तक इन्वेस्टर की बात है, इन्वेस्टर दो तरह से है। एक इन्वेस्टर जिसको घर पे रहना नहीं है, वो उसके लिए अगर पोजीशन 3 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए या 7 साल में हो जाए, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट अल्टीमेटली उसको जो प्रोडक्ट चाहिए, जैसे इन्होंने बात की कि बिल्कुल मुझे गोल्फ सेंट्रिक चाहिए, मुझे टाउनशिप चाहिए, वो लोग आज भी बड़े बिल्डर्स पे पैसे लगा रहे हैं। बट हाँ, आज उनमें भी एक फियर फैक्टर है कि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन तभी हो पाएगा जब उसका पोजीशन होगा। दूसरी चीज़, अभी जो मेजर चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आज जितने भी बिल्डर हैं बड़े, जब उन्होंने ट्राई किया अपने एरिया से बाहर जाने की, तो ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेशन, अप्रूवल्स नहीं है, कहीं पे फार्मर्स के इश्यूज हैं, उन कारण से भी प्रोजेक्ट्स में डिले आ रहा है। तो अभी दोबारा से ट्रेंड वो हो रहा है जिसमें कि जिस भी एरिया में जो एक्सपर्ट है वो उसी एरिया में कंसंट्रेट हो रहा है। कि आज जैसे डीएलएफ की बात करें तो ऐसा नहीं है कि डीएलएफ ने गुड़गांव में जितना डिलीवरी दी है उतना किसी ने भी नहीं दिया। आज ना लोकल कनेक्शन होने भी बहुत ज़रूरी है, लाइजनिंग होनी भी बहुत ज़रूरी है, रिलेशन होने भी बहुत ज़रूरी है। इन कारणों से भी बहुत प्रोजेक्ट्स अटक रहे हैं जी। इसीलिए लेटेस्ट ट्रेंड में जैसे टाटा हाउसिंग या गोदरेज की बात करें तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि लोकल टाई अप कर रहे हैं, जहाँ पे वो जेवी में आ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग लैंड डायरेक्टली फ्रॉम एनी फार्मर और एनीवेयर, जो अप्रूवल वाली लैंड ऑलरेडी पड़ी है उसमें वो अप्रूवल्स में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ट्रेंड डेफिनेटली चेंज हो रहा है। लोकल प्रेजेंस मैटर कर रही है जी। और लोकल बैकग्राउंड मैटर कर रहा है जी। यहाँ सुशांत, ये जो ट्रेंड है जो हम बात कर रहे हैं कि बड़े बिल्डर्स जो हैं वो आज बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, ये ज़्यादा हम दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ही देख रहे हैं। तो क्या वजह रही है कि दूसरे जो इतने बड़े प्रॉपर्टी के मार्केट्स हैं वहाँ ये हम नहीं देख रहे हैं और दिल्ली में ज़्यादा देख रहे हैं? देखिए, कल्चरल ट्रेंड है। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि, और कई बार जब हम खुद देखते हैं, जब वो बैलेंस शीट्स देखते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स देखते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हिस्ट्री देखते हैं, तो उसके बाद ये देखते हैं कि ये लोग परेशानी में क्यों आए। परेशानी में इसलिए आए क्योंकि एक तो ओवर एक्सपोजर था, जितनी कैपेसिटी ऑफ डिलीवरी है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ सामने नज़र आई। बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास क्यों आई? क्योंकि और प्लेयर्स ही नहीं है। आप नाम ले लीजिए बड़े प्लेयर्स के तो 4-5 लाख आप हाथों में गिन लेते हैं। अब मान लीजिए कोई भी बड़ा प्रपोजल आएगा कि भाई आज 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़, 10,000 एकड़ आपने एक्सप्रेसवे बनाना है, आपने कोई भी चीज़ बनानी है, तो आपके पास गिने चुने 5-7-10 नाम हैं। उन्हीं नामों के पास आप जा सकते हैं, उन्हीं के पास प्रपोजल्स आते हैं, वही लोग डेवलप कर सकते हैं और वही इस तरीके की डिलीवरीज भी दे सकते हैं जिनके साथ आप सोच सकते हैं कि वो इस तरीके का काम कर पाएंगे। उसके चलते एक मैं कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभाव है जो जितने प्लेयर्स आने चाहिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए होनी चाहिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत अभाव है। यहाँ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का अभाव है, यहाँ स्ट्रक्चर्ड रेगुलेशंस का अभाव है, यहाँ पर परमिशन सैंक्शंस मिलना एक बहुत बड़ी परेशानी है। बहुत सारे सिस्टम स्ट्रक्चर्स हमने इतने कॉम्प्लिकेट किए हुए हैं कि आज हम सिर्फ उन चंद बड़े 5-7 नामों के अलावा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हम एक्सपैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। नॉट इवन फॉर इंडियन कंपनीज, फॉर इंटरनेशनल कंपनीज, फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज टू कम इन एंड सेट अप देयर एसेट्स एंड टू बी देयर आर thousands of names who can give in and come and deliver on time and do much better, but जी, मौका ही नहीं है। आपके पास रूल्स रेगुलेशंस, आपके पास गवर्निंग बॉडीज, आपके पास सिस्टम स्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप उन्हें इनवाइट कर पाएं। तो सरकार न सिर्फ जहां लोगों की बात सुनने की बात आती है वहां पे बहरी है, बल्कि बिल्डरों की बात भी सुनने में आता है तो वहां पे भी बहरी ही है। पवन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई मकान खरीदने जा रहा है तो आप उसको क्या सलाह देंगे कि खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखें? क्योंकि अब इतना तो हम जान गए कि सिर्फ नाम के भरोसे सब कुछ नहीं होता है। अंजलि, एक बात और ऐड करना चाहूँगा। साउथ और नॉर्थ में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है डाइवर्सिफिकेशन। आज अगर हम साउथ के जितने भी बिल्डर्स की बात करें, शोभा डेवलपर्स या लोधा, दे आर ओनली सेंट्रिक टूवर्ड्स द रियल स्टेट।
जबकि अगर हम नॉर्थ में बात करें, तो आज हम जेपी की बात करें तो दे वेंट इनटू सीमेंट एंड पावर एंड एनी इंडस्ट्री। सेकेंड चीज़ यूनिटेक सेम, दे वेंट टू यूनिनोर, उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में चले गए। डीएलएफ की बात करें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चले गए। आज जब तक प्रमोटर्स का फोकस उस चीज़ पे नहीं रहेगा तो ना डिलीवरी हो सकती है, ना इनोवेशन आ सकता है। आज अगर आप साउथ की बात करें, बॉम्बे में बात करें या बेंगलोर में बात करें, डिले है, बट आज फिर भी वो डिले इतना बड़ा नहीं है। कस्टमर का आज भी कॉन्फिडेंस है। आज भी अगर शोभा, लोधा, पूर्वांकर इनके प्रोजेक्ट्स आते हैं, हाथों हाथ बिक जाते हैं। वहीं पे आज ये एक डाइवर्सिफिकेशन का फ़र्क है। सेकंड चीज़ जो आपने बोली, आज बहुत ज़रूरी है एक बायर के लिए ये जानना कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, जो प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक क्या है। जी। आज अभी एनसीआर में एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हर छोटा बड़ा बिजनेसमैन बिल्डर बनना चाह रहा है। जी। तो आज जिसने कभी एबीसी भी जिसको नहीं पता, जिसको ये भी नहीं पता कि कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, अप्रूवल्स कैसे होते हैं, थोड़ी सी मैथ्स समझ के दे आर कमिंग इनटू रियल एस्टेट, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक बायर की बात है, बायर के लिए बहुत ज़रूरी है लैंड का टाइटल क्या है, लीगल क्लियरेंस है या नहीं है, प्रमोटर्स कितने हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। आज ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 10-12 बिल्डर, 10-12 लोग या 6 लोग मिलके एक कंपनी बनाते हैं जिसमें सबकी 10-15% स्टेक होल्डर है। तो यहाँ सुशांत, बहुत जल्दी से मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप खुद भी एक बिल्डर हैं, बिल्डर का बैकग्राउंड चेक कैसे किया जाए? देखिए, बिल्डर का बैकग्राउंड चेक होता है सबसे पहले उसकी डिलीवरी हिस्ट्री से। आज तक उसने कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं, कौन से डिलीवर किए हैं, 2-4 प्रोजेक्ट जाकर देखकर ज़रूर आएँ और वहाँ पर जो कस्टमर्स रह रहे हैं उनसे ज़रूर पूछ कर आएँ कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा, ना सिर्फ बिल्डिंग डेवलपमेंट का, बिल्डिंग मेंटेनेंस का, कि वो बिल्डिंग बनने के बाद मेंटेन कैसे हो रही है। दूसरा, आप चेक कर सकते हैं कि उसके स्केल ऑफ डिलीवरीज, उसके एग्जिस्टिंग प्लान्स क्या हैं, वो किस तरीके के बिजनेसेस में है, किस तरीके से उसकी एक्सपेंशन है। बड़े सिलेक्टेड लिस्टेड नेम्स हैं। नए आज जो सबसे बड़ा रिस्क है छोटे डेवलपर्स के साथ जाने के साथ, वो ये है कि आपको ये नहीं पता कि जब आप मकान खरीद लेंगे तो ज़मीन भी उसकी होगी या नहीं होगी। उसके लिए रिसर्च करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। ड्यू डिलिजेंस इज़ द कीवर्ड। वकील साहब आपसे 10, 20, 25, 50 हज़ार पे लेंगे, उनसे पूरी ड्यू डिलिजेंस कराएं, उसके बाद मकान खरीदें। 1 करोड़ रुपए लगाने से पहले वो 20,000 पे खर्च लेना बहुत ज़रूरी है। पूरी अच्छी से लीगल ड्यू डिलिजेंस कराएं, खुद जा करके पुरानी डिलीवरीज देखें, उसके बाद मकान लेने का। एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, फाइनेंशियल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, जैसे एक बार पहले भी डिस्कशन हुआ था क्रेडाई में भी इस चीज़ पे, कि जैसे कस्टमर का सिबिल है, कहीं ना कहीं जाके गवर्नमेंट को बिल्डर का सिबिल भी स्टार्ट करना पड़ेगा जी। जिसके बिना आज मैं ये पता नहीं कर सकता कि बैंक बैलेंस क्या है जी। लेकिन आज अगर वो सिबिल रेटिंग आती है, आज मेरी भी तो सिबिल रेटिंग है ना, कि मुझे भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, वेदर आई एम एलिजिबल फॉर लोन और नॉट। यहाँ पे तो एक बिल्डर जनता पब्लिक से 500-700 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल। तो क्रेडिबल उनको क्रेडिबिलिटी उनकी कितनी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा लेगवर्क करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा अगर वक्त निकालें, थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, तो आप ज़रूर बिल्डर के बारे में पता कर सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी स्पेसिफिकली पता करना ज़रूरी है। जैसे सुशांत ने कहा कि उसमें आप ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कराएं। आप दोनों स्टूडियो में आए और इस पर चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।